ईरान और इजराइल के बीच तनाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया है, खासकर मध्य जून 2025 के बाद से। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन, जो जरूरी जानकारी है और इसके असर पर कुछ स्रोत हैं। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहन चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये चिंगारी कैसे भड़की। हाँ बिल्कुल, और इसके क्या नतीजे निकले हैं और मतलब इसका बड़ा असर क्या हो रहा है। सही। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद इजराइल के ऑपरेशन से? हाँ, वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। ये तो ऑपरेशन राइजिंग लायन 13-14 जून को, और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 से ज्यादा ईरानी मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें नतांज, इस्फहान, फोर्डो जैसे बहुत अहम ठिकाने थे। ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी जगहें हैं। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें सिर्फ सीधे हमले नहीं थे, मतलब जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं वो तरीके भी अपनाए गए। अच्छा। जैसे मोसाद के ड्रोन से अंदरूनी तोड़फोड़ की भी खबरें आईं, तो मतलब एक मिला-जुला तरीका था। यानी सिर्फ मिसाइलें और बम नहीं, खुफिया ऑपरेशंस भी साथ में चल रहे थे, और इसका असर ईरान पर तो फौरन देखा होगा। हाँ जाहिर है, सैकड़ों ईरानी मारे गए, और मरने वालों में सिर्फ आम लोग या सैनिक नहीं थे, बल्कि IRGC मतलब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारी थे, और कुछ परमाणु वैज्ञानिक भी। ओह, परमाणु वैज्ञानिक भी? ये तो वाकई गंभीर बात है। जी, और ऊपर से खबरें ये भी हैं कि तेहरान से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा, विस्थापन हुआ। 1 लाख लोग? इतना बड़ा हमला था तो जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठता, जवाब तो आया ही होगा। हाँ, जवाब आया 19 जून को। बेरशेबा शहर है इजराइल में, वहां के सोरोका मेडिकल सेंटर पर सज्जिल मिसाइल से हमला किया ईरान ने। मेडिकल सेंटर पर? हाँ, और उसमें दर्जनों लोग घायल हुए। फिर कुछ दिन बाद 22-23 जून को ईरान ने कम से कम 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 27 मिसाइलें? कहाँ? इजरायली शहरों पर, खासकर तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया गया। इनमें खैबर शेकिन मिसाइलें भी थी, जो काफी सटीक मानी जाती है। इसमें भी कई लोग घायल हुए। तो ये तो एक तरह से खुली जंग जैसा हो गया, मतलब सीधा टकराव। और इजराइल ने भी फिर अपनी कार्रवाई जारी रखी होगी, है ना? हाँ, इजराइल रुका नहीं, उनका फोकस लगातार ईरान के परमाणु और मिसाइल ढांचे पर बना रहा। उन्होंने तो खुलकर कहा भी कि उनका मकसद खामेनेई शासन की नींव को कमजोर करना है। मकसद साफ था। और इस सब में जान माल का नुकसान, उसका क्या अंदाजा है? देखिए, ईरान में आंकड़ा काफी ज्यादा बताया जा रहा है, 600 से 900 से ज्यादा मौतें। इसमें आम नागरिक भी हैं और फौजी भी। और इजराइल में? इजराइल में दर्जनों लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत की भी खबरें हैं, लेकिन ईरान के मुकाबले आंकड़ा कम है। इन सीधे हमलों के अलावा ऐसे टकराव का असर तो आस पड़ोस और पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। रीजनल और वैश्विक स्तर पर क्या हुआ, जैसे वो प्रॉक्सी गुट हैं? हाँ, प्रॉक्सी गुट, ये एक बहुत अहम पहलू है। यमन के हुती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन माना जाता है, उन्होंने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी। अच्छा, तो यमन से भी हमले हुए? जी, इससे संघर्ष के और फैलने का खतरा एकदम बढ़ गया। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी कहा कि वो ईरान के साथ हैं, एकजुटता दिखाई। हालांकि इजराइल ने उन्हें सीधी चेतावनी दी कि भाई आप दूर रहो। तो मतलब तनाव चारों तरफ फैल रहा था। और बड़ी ताकतें, अमेरिका का क्या रोल रहा इसमें? सुना है वो भी शामिल हुए। हाँ, अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अमेरिकी हमले भी? क्या उनका मकसद भी सत्ता बदलना था? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अमेरिका ने ये नहीं कहा कि वो सत्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से ऐसे संकेत जरूर मिले थे। और बाकी दुनिया, संयुक्त राष्ट्र, यूरोप? कूटनीति की बात की। UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने तो साफ साफ चेतावनी दी कि पूरे क्षेत्र में जंग फैल सकती है, बहुत बड़ा खतरा है। और अर्थव्यवस्था, तेल बाजार पर तो असर पड़ा ही होगा। हाँ बिल्कुल, तेल बाजारों में तो खलबली मच गई। सबसे बड़ी चिंता है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर। अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई गड़बड़ा जाएगी। हाँ, कीमतें आसमान छू सकती हैं, बहुत बड़ा आर्थिक असर हो सकता है। और आम लोगों का क्या? मानवीय संकट की स्थिति क्या है ईरान में, और उधर इजराइल फिलिस्तीन में भी? ईरान में, जैसा मैंने कहा, हमलों के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इंटरनेट बंद होने की खबरें हैं। लोगों में डर और चिंता है, जाहिर है। हाँ। और दूसरी तरफ इजराइल और फिलिस्तीनी इलाकों में भी आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। गाजा में अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं, और वहां मानवीय मदद पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो मतलब 23 जून 2025 तक की जो स्थिति है, ये खुला संघर्ष अभी भी जारी है, रुका नहीं है? नहीं, अभी रुका नहीं है। दोनों तरफ से हवाई हमले,
मिसाइल, ड्रोन हमले, ये सब चल रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कोशिश कर रही हैं डिप्लोमेसी की, पर्दे के पीछे बातचीत की। लेकिन तैयारी भी चल रही है। हाँ, तैयारी भी दिख रही है। जैसे अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों को गुआम भेजा है, तो मतलब वो गहरे हस्तक्षेप की तैयारी भी कर रहे हैं शायद। इजराइल अपने लक्ष्य पर अड़ा है, ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम खत्म करना, और ईरान ने और बड़े पलटवार की धमकी दी है। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमले जारी हैं और इसका असर न सिर्फ उन दोनों देशों पर बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया पर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये लड़ाई और फैले नहीं, लेबनान, यमन या फिर अमेरिका सीधे तौर पर और ज्यादा शामिल ना हो जाएं। और दूसरा बड़ा खतरा अर्थव्यवस्था पर है, खासकर वो हुर्मुज जलडमरू मध्य वाली बात। कूटनीतिक दबाव तो है, पर हालात तनावपूर्ण हैं। और आखिर में एक सोचने वाली बात ये भी रह जाती है कि ये पूरा घटनाक्रम मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन कितना नाजुक है, ये तो दिखाता ही है। पर एक गहरा सवाल ये भी है कि परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के, चाहे वो सीमित स्तर पर ही क्यों ना हो, इसके क्या ऐसे अनदेखे लंबे समय तक चलने वाले नतीजे हो सकते हैं जिनका असर शायद हम आने वाले कई सालों तक महसूस करें। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसके जवाब शायद भविष्य में ही मिले।